सो सो टूडेज टॉपिक इज़ रेजोनेंस। इससे पहले मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताई थी, तो आई होप एंड आई बिलीव दैट यू हैव रेड दैट हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल। अगर आपको कुछ चीज़ उसमें समझ नहीं आई है, सो यू कैन आस्क मी कि आपको वहाँ पे क्या दिक्कत आई, तो आपने मेरे को मैसेज कर देना या आप यू कैन कॉल मी। और जब जो आप पूछेंगे मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा वो हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आई विश एंड आई बिलीव कि अभी 1 महीना हो गया और आपने हाइब्रिडाइजेशन को बार बार रिवाइज़ किया है। मैंने आपको बोला भी था कि इसको ढंग से पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन को, क्योंकि ये केमिस्ट्री में मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये बार बार हाइब्रिडाइजेशन वर्ड आपको आता रहेगा। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे तो आपके माइंड में पिक्चर एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड व्हाट आर इट्स डिटेल्स। तो नेक्स्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमने इस तरह से शो करना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ CO2। तो इसका जो लुईस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपने जैसे ये लिख लिया, तो इसका लुईस स्ट्रक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन शो करते हैं एज डॉट्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये 2 डॉट्स लगा दिए कार्बन की तरफ, 2 ये ऑक्सीजन की तरफ लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ भी मैंने 2 डॉट्स लगा दिए और 2 ऑक्सीजन की तरफ लगा दिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैं बार बार नहीं बताऊँगा आपको कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये C लिखा फॉर कार्बन, यहाँ पे 4 ये डॉट्स लगाए मैंने, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो है बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले जो हैं ये ऑक्सीजन के हैं, और 2 ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 लोन पेयर में टोटल देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह कार्बन में इस तरफ है CO2, ठीक है। तो इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड के और स्ट्रक्चर भी होते हैं साथ में, वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ CO2। तो यहाँ पे देखो इस तरह से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, इस तरफ जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास, अब देखा जाए और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं है, और इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन है, इसको और इस ऑक्सीजन को कंपेयर किया जाए सेम साइड पे जो है, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 2 ये थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, 2 ये थे, टोटल 6 मतलब अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर। इस यहाँ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है वहाँ पे 1 2 3 एंड 4 देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। और इस तरह जो ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ये 2 ये तो बॉन्डिंग में है ना, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसको हमने इस तरह बॉन्ड फॉर्म में बताना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉन्ड O। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी तरह तीसरा जो स्ट्रक्चर आ गया वो आ गया COO, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात है, इस तरह से ये हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है दैट इज़ दिस वन, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड और भी था ये। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में चले गए इसके, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका, 3 बॉन्ड यहाँ पे और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो इसके ऊपर 2 बॉन्ड यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज।
यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड होगा एक, ठीक है, तो क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम इसे देखें तो अगर हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर है, इसको हम 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं और इसको थर्ड स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, मतलब जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है दैट शुड बी 122 पिको मीटर, इतनी होनी चाहिए। पर जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ हमारे पास आती है दैट इज़ 115 पिकोमीटर आती है, ठीक है। अब मैं और जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली थ्योरेटिकली जब ये बॉन्ड लेंथ हमने कैलकुलेट की, ये आनी चाहिए हमारे पास 122 पिकोमीटर, पर जब हमने लैब में एक्सपेरिमेंटली लैब में ये काम किया, इसको कैलकुलेट किया, तो ये आई 115 पिकोमीटर। सो देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 7 पिकोमीटर, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि मतलब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ एग्जैक्ट जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन दिस बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो उसके बाद जो ये दो स्ट्रक्चर हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो नॉन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करने में फेल हो गए, ठीक है। तो इसके लिए फिर इन्होंने बोला कि इसका मतलब है कि इन कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इन वन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों स्ट्रक्चर के बीच में एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर ना ये है ना ये है ना ये है, मतलब इन तीनों के बीच में कोई स्ट्रक्चर है, पर हम उसको एग्जैक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई या आइसोलेट नहीं कर पाए हैं उस स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, तो रेजोनेंस सबसे पहले रेजोनेंस क्या होती है, दिस इज़ द फिनोमिना इन विच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू द वन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने बोला आपको जैसे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इसकी बॉन्ड लेंथ नहीं आ रही है, और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली नहीं आती है। तो जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो इन तीनों के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है बहुत फास्ट, ठीक है। तो जो ये स्ट्रक्चर इन तीनों के बीच में जो फ्लक्चुएट करके जो हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आएगा उसको बोलेंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, दैट इज आर एच। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑल दो रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इन तीनों के बीच में स्ट्रक्चर है उसको हम आइसोलेट कर नहीं पाए, पर वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को CO2 की को एक्सप्लेन करता है। जैसे ये स्ट्रक्चर, जैसे उसमें बॉन्ड लेंथ 115 पिकोमीटर होगी और सब कुछ होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है, इनमें न्यू काइंड ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है, ना वो ये स्ट्रक्चर है ना ये, बस इन तीनों के बीच में वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे हम सम अप करना फिनोमिना को, तो इसको बोल सकते हैं व्हेन अ कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन structural formula which differ only in the arrangement of the electron pair and not the atom. Each of these electronic structure can explain most and not the observed property of the compound. Then the actual structure is intermediate between the various electronic structures and is called resonance hybrid. The phenomena is called resonance. तो इन्होंने बोला जैसे मान लो हमारे पास है when a compound can be represented बाय मोर देन वन स्ट्रक्चरल फार्मूला, जैसे अगर आपने CO2 लिखना है तो सिर्फ यही स्ट्रक्चर नहीं है, मोर देन वन स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इनसे हम इसको कंपाउंड को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। और इसमें भी इन्होंने बोला कि विच डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ही देखो यहाँ डिफर कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर है और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर गया। और इस कार्बन के साथ भी यही हुआ, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 2 बॉन्ड थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ 3 बॉन्ड हो गए, ठीक है। पर जो कार्बन और ऑक्सीजन और ये एटम थे ये अपनी जगह ही रहे जहाँ इनका स्पेस था, ठीक है। तो इन्होंने बोला विच डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नॉट द एटम्स। तो ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ईच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन मोस्ट एंड नॉट द ऑब्जर्व ऑल द ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। जैसे इन्होंने बोला कि ये स्ट्रक्चर जो है बॉन्ड लेंथ को थोड़ा मतलब उसके जो ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ है जो हमें लैब में हमने मतलब ऑब्जर्व की उसके आसपास जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हर स्ट्रक्चर जो है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, पर वो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है।
तो इसका मतलब होता है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट बिटवीन द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा। ठीक है, द फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस, द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या आएंगे, रेजोनेटिंग और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो और भी ज़्यादा सिंपल वे में बोलना हो तो हम बोलते हैं व्हेन अ सब्सटेंस कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिफाइंड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कैन बी डिफाइंड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट्स ट्रू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, व्हेन अ स्ट्रक्चर, जैसे आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज रेजोनेंस, तो आप बोलेंगे व्हेन अ सब्सटेंस कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिफाइंड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। जैसे आपने CO2 का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि CO2 को मैं सिर्फ इसी स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये स्ट्रक्चर भी लिखना पड़ेगा और ये भी, ताकि मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ऑब्जर्व्ड, प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज़ है उनको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो व्हेन अ सब्सटेंस कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिफाइंड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कैन बी डिफाइंड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट्स ट्रू स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं। और दूसरा है कि इसमें जो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिल्कुल ही अलग से स्ट्रक्चर बना दिए, या हम ऐसा कभी भी नहीं हो पाता है। जो ये स्ट्रक्चर होते हैं इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है ताकि इनकी एनर्जी में भी मिनिमम डिफरेंस हो। ठीक है, तो जो मतलब इनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, उसको बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो वो भी मिनिमम ही होगा हमेशा, प्रैक्टिकली जो आप एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, जैसे इस तरह से ही हो जाए कि चारों बॉन्ड ऑक्सीजन के यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ या इस तरह 4-5 बॉन्ड बना दिए, कुछ भी आपने एब्रप्ट स्ट्रक्चर बना दिए, वैसा नहीं होगा। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है देखो इन स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो जो इनकी स्ट्रक्चर्स की जो एक एनर्जी होगी पोजेस्ड बाय द स्ट्रक्चर, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा, जैसे 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है या 2 और 3 के बीच में डिफरेंस है, दैट विल बी कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज रेजोनेंस। और इसके स्ट्रक्चर जब हमने लिखने होते हैं तो हम यहाँ पे इस तरह का डबल हेडेड एरो लगाते हैं ये। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अभी हम और स्ट्रक्चर करेंगे जब धीरे धीरे, तब हमें और ज़्यादा पता चलेगा। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया कि एटम्स की जो पोजीशन है दैट इज़ ऑलवेज सेम। तो वही कंडीशन है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस एटम्स इन्वॉल्व मस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स का होता है रेजोनेटिंग फॉर्म्स। तो ये देखो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स की यहाँ पे सेम ही रही। ठीक है, दूसरा है कैनोनिकल फॉर्म शुड बी ऑलमोस्ट कैनोनिकल फॉर्म शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, अ वेरी हाई एनर्जी फॉर्म इज नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस है दैट विल बी मिनिमम, और ज़्यादा अलाउ नहीं होता इसमें, ना ही वैसा स्ट्रक्चर बनेगा कि डिफरेंस हो बहुत ज़्यादा एनर्जी में। ठीक है, तो तीसरा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इफ एनी इन द मॉलिक्यूल मस्ट रिमेन द सेम इन ऑल द फॉर्म्स। तो बोलने का मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा, उनका नंबर हमेशा सेम रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। ऐसा नहीं होगा कि किसी में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन